यहाँ एफ आई की वैल्यू रख रहा हूँ, तो म्यू नॉट आई आर ए साइन स्क्वायर थीटा। वन अपॉन, तो ए को कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1/15/6 आर स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये अपना इंटीग्रेशन है। सो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन 1 से होगा तब तो एक सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब इसके सेकंड में होगा तो साइन 4 की पावर आ जाएगी। पहले 1 से मल्टीप्लेशन करने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई आर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। सेकंड में साइन की पावर 4 का 3 साइन की पावर क्यूब थीटा और कोस थीटा, और मल्टीप्लेक्शन में यहाँ से यहाँ मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर की पावर क्यूब ए स्क्वायर, और ये 15 अपॉन 4 में 3 तो जो 2 तो 8 हो जाएगा, 8 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा कोस थीटा डॉट डॉट। आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट टर्म में आर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में भी एक आर की पावर स्क्वायर बच जाएगी और ये स्क्वायर बच जाएगी, तो म्यू नॉट आई कॉस थीटा 2 आर स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, प्लस इसको कॉमन ले लें अपन पूरे कंप्लीट मान को ही, तो ये 1 प्लस (15/4) म्यू नोट चला गया, आई चला गया, कोस थीटा चला गया, आर साइन थीटा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस डॉट, ये आ गया अपने पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है।
दूसरा अपन टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि अपन आर से मल्टीप्लाई करके फाई को आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करके, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बाय द सर्किल लूप बी आर स्क्वायर बी थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट। ये कंप्लीट एक्सपेंशन एक डेरिवेशन हो गया सर्कुलर करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के एक्सपेंशन। ठीक है, एक जो अपन प्रॉब्लम है कि सर्कुलर करंट लूप से इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है उसका डेरिवेशन अपन इस प्रॉब्लम को अपने ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट में कंसीडर करके अपन फाइनाइट पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर वेक्टर पोटेंशियल को फाइंड आउट करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू localized current distribution। ठीक है, लोकलाइज्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फाइनाइट रीजन के अंदर अपना एक एरिया है जहाँ यूं इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लें कि एक्स डैश पर है और वो जे एक्स डैश है, ओरिजिन से कहाँ पर है एक्स डैश पर कोई छोटा सा करंट डिस्ट्रीब्यूशन एक फाइनाइट रीजन के अंदर, तो अपन किसी पॉइंट पी पर वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स। ये संपूर्ण लूप के अंदर अपन लोकलाइज के टाइप में यू लिखते हैं कि एक फाइनाइट रीजन के अंदर अपने पास एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट है और उस फाइनाइट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आउटसाइडर कोई पॉइंट है P ऑफ कोऑर्डिनेट x पर अपन वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करके अपन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या एज्यूम किया, पहले क्या एज्यूम, इन ए फाइनाइट लिमिट रीजन ए करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जिस्ट, let at coordinate x dash current distribution is j x dash, then find the vector potential at location x in outside to distribution. Then we define vector potential A at point x is mu naught upon 4 pi इंटीग्रेशन जे एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डी 3 एक्स डैश। कहने का मतलब लोकलाइज्ड है, फाइनाइट रीजन में है, तो एक्स डैश इज वेरी वेरी लेस देन 2x, मतलब फाइनाइट स्मॉल रीजन के अंदर रिलेटेड है, बट जे एक्स इज योर assuming the average value is the same in all region, but x dash is varies near about to origin point 0,
तो अपन एक्सपेंड किसका करेंगे, ये x माइनस एक्स डेज का जो स्केलर फंक्शन है उसको एक्सपेंड करके अपन मोनो टर्म्स या डिफरेंट टर्म्स लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड आउट करते हैं। तो अपन ने पहले तो क्या मान लिया, लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लिया। अब अपन ऑप्शन पॉइंट पर वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसका फॉर्मूला जनरली ये है। और अपनी प्रॉब्लम में एक्स डैश पॉइंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन का है, एक्स अपने ऑब्जेक्शन का होता है। ये लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वेक्टर पोटेंशियल फाइंड आउट करता है। तो देखिए अपने पास बाइनोम जो अपने पास लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, अपन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन की बात करें कि 1/x माइनस एक्स डैश का एक्सपेंशन, ठीक, मतलब एट नियर एक्स डैश टेंस टू 0 लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर f एक्स डैश इजिकल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं f0, तो अपन 1/x लिखते हैं डायरेक्टली, 1/x f0 निकालते हैं। दूसरा अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं और फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देखिए 1/x मतलब x का मैग्नीट्यूड प्लस x डैश डॉट x डॉट x डैश अपॉन x की पावर क्यूब। बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब अपन पहले इस फंक्शन का x डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर वैल्यू क्या रखेंगे, x डैश बराबर 0 और इनटू x। तो x डैश तो पार्ट है ही अपने पास, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो x का पार्ट आ गया, x डैश इक्वल टू 0 पार्ट आ गया, नीचे इसका मैग्नीट्यूड है जो इंटीग्रेशन में करेंगे, एक वैल्यू पावर का था अपने पास, एक पावर स्क्वायर हो रहा था इंटीग्रेशन से, तो इसकी पावर हो जाती है 3/2, तो वो 2 कैंसिल हो जाता है एंड 2 से, तो 3 पावर हो जाती है प्लस डॉट डॉट। ये पहले अपने ईडी में भी इसका बाइनोमियल टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर चुके हैं कि 1/x माइनस एक्स डैश का एक्स डैश के नियर पहले f0 फिर f डैश इंटू एक्स, तो डॉट वेक्टर में है तो अपने पास वेक्टर डॉट आ जाएगा। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन xi xj, उस कोऑर्डिनेट मतलब अपन नोटेशन टेंशन नोटेशन के अंदर भी इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए अपन इसकी वैल्यू उसमें रखें तो वेक्टर पोटेंशियल A पहला पॉइंट आ जाएगा म्यू नॉट, पहले मैं वैल्यू रख दूँ इंटीग्रेशन j एक्स डैश, अब 1/x माइनस एक्स डैश की वैल्यू तो है ही, तो x मैग्नीट्यूड उसका प्लस x डॉट एक्स डैश x की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट t क्यूब एक्स डैश। म्यू नॉट अपॉन 4 x इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो केवल j एक्स डैश d3 एक्स डैश आ गया। सेकेंड टर्म में म्यू नॉट और 4 तो है ही अपना, x की पावर क्यूब ये भी इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट है, और अपने पास x भी इंडिपेंडेंट डॉट और इंटीग्रेशन, डॉट में इंटीग्रेशन रह जाएगा, j is the function of x dash so exists in the integration and x dash d3 x dash upon अपॉन तो कैंसिल हो गया प्लस डॉट। ठीक है।
तो टोटल वॉल्यूम स्पेस में अपना एक फाइनाइट रीजन है, जितना करंट डेंसिटी इनकमिंग होती है उतनी आउटकमिंग होगी। तो अपन इनसे करंट डेंसिटी एग्जिस्ट ऑन सरफेस बाउंड्री से, माने क्लोज ये अपने पास क्रॉस बाउंड्री है, तो करंट इनकमिंग करंट आउटकमिंग करंट के बराबर होती है। तो पूरे वॉल्यूम स्पेस में लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन में x डैश d3 x डैश टेंड्स टू 0। या क्लोज लूप में इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करें तो इसका क्या ले लेंगे, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ टोटल सरफेस इंटीग्रेशन पर क्या होगा, 0, क्योंकि जितना इनकमिंग होगा करंट उतना आउटकमिंग होगा। तो सेकंड इंटीग्रेशन टर्म बची ax। फर्स्ट टर्म को अपन एग्जिस्टेंस 0 प्रूव कर दिया। a x इजकल टू म्यू नॉट 4 पाई x क्यूब x डॉट इंटीग्रेशन x डैश जे एक्स डैश d3 x डैश प्लस डॉट। आगे हायर टर्म्स आर शुड बी नेग्लिजिबल फॉर द हायर वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हायर है तो x की पावर हायर टर्म्स ऑर्डर को भी अपन क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। अपने पास 3 यहाँ वेक्टर की बात करें, एक x है, एक x डैश है, जे एक्स डैश है, 3 वेक्टर है। तो अपने एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करते हैं, कौन सी, x क्रॉस x डैश क्रॉस जे एक्स डैश, a क्रॉस b क्रॉस c। तो क्या होगा, a डॉट c तो जे एक्स डैश, तो अपना एक्स डैश पहले ले लो, अपने पास आना चाहिए जे एक्स डैश के साथ में जे। तो एक तो एक्स जे एक्स डैश आ जाएगा, ठीक है, बाहर क्या आएगा, एक्स डैश माइनस इसकी वैल्यू ए बी, तो एक्स डॉट एक्स डैश और जे एक्स डैश, जो ये टर्म अपने पास है, यदि अपन एक्स को इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं। तो अपने पास इस मीड टर्म को एक्सपेंड करें, ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल टर्म में इसको एग्जिस्ट करें कि इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी अलग वेक्टर आइडेंटिटी से, ताकि अपन उसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको उसके इधर ले आते हैं, एक्स एक्स डैश और जे एक्स डैश इजगल टू, मतलब ये एक्स डॉट जे एक्स डैश और एक्स डैश माइनस एक्स क्रॉस एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश, ठीक है। ये वेक्टर आइडेंटिटी से लिख सकते हैं बाय यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर आइडेंटिटी। अपने आप परफेक्ट डिफरेंशिएशन टर्म की बात करें कि जे एक्स और एक्स डैश का परफेक्ट डिफरेंशिएशन टर्म है,
तो देखो अपने पास यहाँ एक दूसरा अपन डिफ्रेंशिएशन फॉर्म लेता हूँ मैं, d इजकल टू, ठीक है, d इजकल टू x डॉट एक्स डैश और क्या बच गया जे एक्स डैश। परफेक्ट डिफरेंशियल टर्म की बात करें, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको देखो दो टाइप में लिख सकते हैं। पहले जे एक्स डैश यूर वी, डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में कैसे लिखें कि डी एक्स डैश एक्स ऑफ एक्स डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन परफेक्ट नहीं, अपन ये वैल्यू चाहते हैं एक्स डॉट जे एक्स डैश और डी एक्स डैश हो। और ये टर्म कब आ सकती है? जब दो वेक्टर्स का और ये प्रूव करना चाहते हैं एक्स डॉट एक्स डैश जे एक्स डैश, ठीक है, फिर माइनस प्लस होगा एक्स डॉट एक्स, तो एक्स डॉट जे एक्स डैश और बाहर हो केवल एक्स डैश इजकल टू, अब परफेक्ट डिफरेंशियल टर्म में इसके इजकल टू क्या लिखें, ये टर्म आ जाएगी तो डी अपॉन डी एक्स डैश कि अपने पास वेक्टर आइडेंटिटी एक्सपेंशन एक्स डॉट एक्स डैश हो, तो डी एक्स डैश को अपन इंटीग्रेशन टर्म में शो करना चाहते हैं। फिर एक बार इसकी वैल्यू रख के अपन इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लें और फिर इंटीग्रेशन फॉर्म से अपन यहाँ प्रूव कर देंगे। देखिए तो देखो अपने पास x डॉट एक्स डैश जे एक्स डैश, इसकी वैल्यू अपन दो इंटीग्रेशन टर्म में आ गई, ठीक है। तो पहले अपन वैल्यू रखो वहां पर ए एक्स म्यू नॉट 4 एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक इंटीग्रेशन नेगेटिव में पहले बाहर वो लिख देता हूँ x, और नेगेटिव को अपन दो क्रॉसिंग में एक साथ ऐड करके किसी एक प्राइम कोऑर्डिनेट वाले एक्स डैश जे एक्स डैश को एक तरफ रख लें, तो उसको पहले लिख लें x का क्रॉस ये कर दें, तो अपने पास क्या होता है नेगेटिव चिन्ह कंपेंस हो जाता है। तो मैं पहले लिख दूंगा एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश, ठीक है।
जे एक्स डैश इंटीग्रेशन और क्रॉस एक्स और फिर इंटीग्रेशन बचा है अपने पास डी थ्री एक्स डैश। ठीक है, फिर दूसरा प्लस इंटीग्रेशन एक्स डॉट जे एक्स डैश और एक्स डैश डी थ्री एक्स डैश। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन अपने पास इस इंटीग्रेशन को एक परफेक्ट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की टर्म में बनाएं। ये परफेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल टर्म में तब बनेगा जब इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की इक्वल इसकी वैल्यू के इक्वल होगी और नेगेटिव साइन में। तो अपन वही वेक्टर आइडेंटिटी यूज करके तो एक्स जे एक्स डैश इजकल टू और इनटू एक्स डैश और डी थ्री एक्स डैश इजकल टू फंक्शन में 1/2 आएगा। तो ये आ जाएगा नेगेटिव, यदि वापस वही टर्म सेम दोनों टर्म में -1/2 एक्स इंटीग्रेशन एक्स, तो इसी वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करें तो ये आ जाएगा एक्स क्रॉस एक्स डैश, लेकिन फिर चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह का अपन एक्स डैश पहले ले लेते हैं, एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश, एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश और क्रॉस एक्स डी थ्री एक्स डैश। अपन इसका यू वी फॉर्मूले से यहाँ पर जे एक्स को इधर ले आए, जे एक्स को इधर ले आए, दो बार इंटीग्रेशन करें परफेक्ट डिफरेंशिएशन से, तो यू वी दोनों की जो वैल्यू है वो अपने पास साइन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साइन तो अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, जैसे यहाँ नेगेटिव साइन ये है। इन दोनों की वैल्यू को यदि डबल कर दें तो अपने पास मतलब इसकी वैल्यू इसकी इंटीग्रेशन के बराबर है, तो 2 तो डिवाइड लग जाएगा, तो 1/2 एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश क्रॉस एक्स आ गया। तो मतलब अपने पास रिजल्टेंट क्या बच गया, जब इसकी जगह वैल्यू रखें तो ये भी अपने पास डबल में हो गया, तो 1/2, तो ये नेगेटिव में है तो फिर भी 1/2 ए एक्स म्यू नॉट 4 एक्स की पावर क्यूब इंटीग्रेशन एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश इंटीग्रेशन 1/2 है ये 1/2 क्रॉस, चाहे इसको इंटीग्रेशन अलग ले लो डी थ्री एक्स डैश क्रॉस एक्स आ जाएगा।
जैसे अपन पास ये वैल्यू फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मान लो एक लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं अपन डी एक्स डैश की, जो एक्स डैश पर है, डी एक्स डैश की एक्स डैश पर अपन छोटा सा एलिमेंट है डी एक्स डैश पर, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जैसे अपन पास ये निकालें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट m इजकल टू होता है आई ए, कि करंट लूप में कोई करंट आई फ्लो हो रही है, मान लो लोकलाइज करंट के लूप सर्किट फ्रॉम पर, तो आई करंट हो रही तो सब मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर आई ए होता है। तो एरिया कैसे निकालें ट्राइंगल फॉर्मूले में, तो अपन ये मान लें छोटा सा इसको बड़ा एक नोटेशन में कि एक छोटा सा एलिमेंट है ये, यहाँ इसका सेंटर है, मान लें ये एक्स डैश पॉइंट पर है, ठीक है, और छोटा सा एलिमेंट ये डी एक्स डैश, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसका एरिया चाहिए, तो करंट इनटू एरिया ऑफ लूप डिनोट द मैग्नेटिक मोमेंट m, पूरा लूप है अपने पास, तो वैसे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस छोटे से dm, मतलब इस लूप का यदि अपन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, तो दो वेक्टर डी एक्स डैश और एक्स डैश दोनों क्या है वेक्टर फॉर्म में, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन पर तो x डैश इंटू डी एक्स डैश दोनों को अपन i में, तो किसी में है i में, तो i यहां आ जाएगा i/2 x डैश क्रॉस डी एक्स डैश, मतलब अपन लिख सकते हैं i/2 इंटीग्रेशन x डैश क्रॉस डी एक्स डैश, ये किसको डिनोट करता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, कि अपन एक्स डैश पर कोई डी एक्स मतलब एक करंट लूप है, पूरा मीडियम डिनोट नहीं किया अपन, जे में कन्वर्ट कर लेंगे आई को, एक्स डैश पर एक डी एक्स एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट i/2 एक्स डैश 1/2 एक्स डैश क्रॉस डी एक्स डैश इसका एरिया है और आई इसकी करंट है, तो एरिया इंटू करंट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो इसको अपन जे के टर्म में लिखे तो 1/2 एक्स क्रॉस आई डी एक्स डैश, मतलब डी एक्स डैश लाइन एलिमेंट है, तो आई डी एक्स डैश को अपन जे इस फंक्शन ऑफ एक्स डैश एंड डी 3 एक्स डैश लिख सकते हैं, आई डी एल को जे डी वी डीटो में करंट एनर्जी डेफिनेशन हैं, तो अपने पास आ गया कि m की वैल्यू होती है 1/2 एक्स डैश क्रॉस जे एक्स डैश, तो अपने पास यहाँ एक इंटीग्रेशन टर्म वॉल्यूम इंटीग्रेशन में रह जाएगी d3 एक्स डैश, यहाँ अपने पास एक वॉल्यूम एक इंटीग्रेशन टर्म आ रही है, क्या बता रहा है किस लूप को, लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना कि किसी करंट एलिमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्राइम कोऑर्डिनेट टर्म में, जिसे फंडामेंटल बेसिस डेफिनेशन होती है किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया ऑफ कवर्ड बाय लूप, तो एक छोटे से अपन लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट m फाइंड करें, तो इंटीग्रेशन क्रम में i 1/2 एक्स डैश डी एक्स उसका एरिया है वेक्टर टर्म में, कि अपन एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के दो वेक्टर गिवन हो, a है और वेक्टर b है, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ a क्रॉस b से नोट करता है, तो अपन ने एक्स डैश क्रॉस डी एक्स डैश, आई डी एक्स डैश को अपन वॉल्यूम टर्म के अंदर जे एक्स क्यूब डैश लिखते हैं, तो अपने पास ये टर्म अपने पास यूँ आ गया म्यू नॉट m क्रॉस x अपॉन 4 पाई x की पावर क्यूब, ये अपने पास एक लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन का वेक्टर पोटेंशियल का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन ड्राइव हो गया, जनरल एक्सपेंशन ड्राइव,
जो मैग्नेटिक मोमेंट m के टर्म में, पहले अपन जनरल कोऑर्डिनेशन लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण j के टर्म में इसका अपन इंटीग्रेशन की एक वेक्टर आइडेंटिटी के द्वारा इसका यूज करके अपन इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को, यहाँ m है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है। तो अपन लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जनरल एक्सपेंशन ड्राइव कर लिया। इसमें कुछ एज्यूशंस है, स्टार्ट में डायग्राम बना लिया, फिर एक का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू का लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिया, फिर लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन के बाद में इसमें एक वेक्टर आइडेंटिटी के द्वारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। वो भी आपको रिमेम्बर रखना है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद में एक फंडामेंटली मैग्नेटिक मोमेंट की लोकलाइज करंट एलिमेंट के लिए, लोकलाइज करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सपेंशन ड्राइव कर लिया, जो इसमें यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट m के टर्म में वेक्टर पोटेंशियल का एक्सपेंशन ड्राइव हो गया। अब अपन को इस मैग्नेटिक मोमेंट m के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड v का एक्सपेंशन चाहिए, लेकिन वेयर x बराबर 0 पॉइंट पर नॉट वैलिड, ओनली वैलिड द x बराबर नॉट 0, और सेंटर के लिए इनसाइड द लोकलाइज जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इनसाइड पॉइंट 0 के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए वैलिड नहीं है। उसके लिए अपन को फिर अलग एक्सपेंशन ड्राइव करना है। यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर के अंदर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो यूनिफॉर्म होता है My3 जिसे अपन नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन केवल x बराबर नॉट 0 पर आउटसाइड पॉइंट्स के लिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, जो जब ये ड्राइव कब करना है, जब क्वेश्चन में आए ड्राइव द वेक्टर पोटेंशियल एक्सपेंशन फॉर लोकलाइज्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें m को अपन डिफाइंड करके, वैसे अपन एक्सपेंशन यही हो जाता है अपना, बट बाय डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लोकलाइज्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन वी ड्राइव द एक्सपेंशन इन मैग्नेटिक मोमेंट दिस स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है। वेर दिस वैलिड ओनली x बराबर नॉट 0, मतलब आउटसाइड रीजन ऑफ द लोकलाइज्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इनसाइड रीजन में वैलिड नहीं है। तो लिखा मैग्नेटिक फील्ड V चाहिए अपन को, और Bx बराबर अपन जानते हैं डेल क्रॉस Ax होना चाहिए। तो वह x जो है अपने पास, केवल ये नहीं है कि x जो कंपोनेंट है वो केवल x कोऑर्डिनेट ही है, x एक जनरल वेक्टर नोटेशन कोऑर्डिनेट है। एक्स कैप में एक जनरल नोटेशन टर्म है, तो इसको अपन वेक्टर, जनरल वेक्टर आर के टर्म में लिख लें। वी डिफाइंड ए एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ अपन इंटीग्रेशन एम क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये 3 कोऑर्डिनेट अपन यहाँ पर वेक्टर आर पर निकालें। तो यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेयर आर इज द वेक्टर पोजीशन एक्स आई केप
वाई जे कैप जेड के कैप। तो इसको अपन एक स्पेशल जनरेट फॉर्म में लिख लेते हैं ग्रेडियंट टर्म के अंदर, ताकि अपन यहाँ कर लें तो अपने पास एक स्टैंडर्ड टर्म आ जाए। वी नो कि ग्रेडियंट 1/r इजकल टू क्या होता है, माइनस वेक्टर r/r³। ठीक है, तो ये अपन इसमें यूज करें तो वेक्टर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, μ0/4 नेगेटिव m क्रॉस ग्रेडियंट डेल 1/r। m is also be in the vector form, a gradient 1/r। तो अब b इजकल टू निकालें br, डेल क्रॉस क्रॉस यहाँ अप्लाई करते हैं, चाहे अपन चिन्ह साइन को अपन m क्रॉस डेल 1/r को डेल अपन वार m क्रॉस करते हैं, नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगा। μ0/4 ठीक है, तो डेल क्रॉस डेल 1/r क्रॉस m, नेगेटिव साइन कंपेंस कर लिया। इसको एक टर्म में a क्रॉस b क्रॉस c टर्म से लिखें, b इजकल टू μ0/4 तो डेल डॉट m और बाहर क्या जाएगा, ग्रेडियंट 1/r। दूसरा माइनस a डॉट b तो डेल स्क्वायर 1/r तो m ठीक है। तो देखो अपन फर्स्ट टर्म को m टर्म में रखें, मतलब s इंटीग्रेशन में रखें, तो m एक लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन है डेल स्क्वायर 1/r, जो पोजिशन लाप्लास इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को। इस फर्स्ट वाले का ग्रेडियंट निकालें डेल डॉट m, तो a डॉट b डॉट a लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर इस डेल यहाँ ग्रेडियंट आएगा 1/r का, और 1/r का ग्रेडियंट क्या होता है, r/r³। μ0/4 मैं इसको ऐसे लिख लूँ, m डॉट डेल और वेक्टर r/r³ और माइनस आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर 1/r m। अपन जानते हैं डेल स्क्वायर 1/r बराबर -4 डेराक डेल्टा r माइनस r डेस आता है। ठीक है, तो होल इंटीग्रेशन में r बराबर r डे, मतलब r बराबर r डेस के ऊपर इसकी वैल्यू वैलिड होती है। तो इसका एक्सपेंशन करें अपन μ0/4
माइनस, इसको मैं ऐसे लिखूँ एम एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, एम वाई डेल अपॉन डेल वाई, एम जेड डेल अपॉन डेल जेड, कि एम इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसलिए अपने इस टाइप में लिख लिया इसको। वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब माइनस डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर एम, अलग अलग फिर इनका डिफ्रेंशिएशन करो। म्यू नॉट 4 पाई माइनस एम एक्स डेल अपॉन डेल एक्स और वेक्टर आर, तो आर में पहले अपन डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन आर आई क्यूब, एक्स अपॉन आर क्यूब माइनस एम एक्स डेल अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्स ही है लेकिन वाई अपॉन आर क्यूब, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, जे केफ, माइनस एम एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जेड अपॉन आर क्यूब के केफ। ये फर्स्ट टर्म पर ऑपरेशन हो गया। ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म पर तीनों पर अपना ऑपरेशन करें। जो फर्स्ट वाले की 2 टर्म बनेगी, सेकेंड और लास्ट की एक एक टर्म रखी, y बाहर आ जाएगा, इसमें z बाहर आ जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब का, इसमें x का 1 होगा, एक बार 1 अपॉन आर क्यूब की टर्म आएगी। ठीक है, तो 3 अगर सभी टर्म्स बना लो, नेगेटिव में बाहर ले लेते हैं इसलिए सब में पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव यहाँ बाहर लेंगे। दूसरी टर्म में प्लस एम वाई डेल अपॉन डेल वाई, तो एक्स अपॉन आर क्यूब आई केफ, एम वाई डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर क्यूब जे केफ, प्लस एम जेड डेल अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर क्यूब के केफ। तीसरा एम जेड डेल अपॉन डेल जेड एक्स अपॉन आर क्यूब आई केफ, प्लस एम जेड डेल अपॉन डेल जेड वाई अपॉन आर क्यूब जे केफ, एम जेड डेल अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर क्यूब के केफ, और माइनस वो डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर एम। अब दूसरे फैक्ट को अपन यदि आर डैश बराबर नॉट आर, इसको तो पहले अपन जीरो कर लो चाहिए, अपन को पता है डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर बराबर माइनस 4 पाई डेराक डेल्टा आर माइनस आर डैश आता है, और यदि अपना ऑप्शन पॉइंट आर डैश बराबर नॉट आर है तो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, लास्ट वाला टर्म तो जीरो।
ठीक है, ये वैल्यू किसकी चल रही है, बी की। माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैं पहले कॉमन ले रहा हूँ माइनस। पहले वाले में देखना एम एक्स एक्स का 1 हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, और आई केप रह जाएगा। दूसरा पार्ट 1 अपॉन आर क्यूब वाला, तो माइनस एम एक्स माइनस 3 अपॉन आर 4, और एक्स भी है, एक्स एम एक्स और डी आर अपॉन डी एक्स। तो डी आर अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो आर इजकल टू अंडूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 अंडरूट सेम का सेम, और 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल अंडरूट को, तो x अपॉन आर। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का x अपॉन आर, डेल अपॉन डेल का y अपॉन आर, इस टाइप के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आर की पावर 5 आ जाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन आई के, फर्स्ट के दोनों हो गए। दूसरे में डायरेक्टली आप एम एक्स वाई, ये तो आएगा, और नेगेटिव में आएगा 3 आएगा, और x आएगा r की पावर 4 + 5 आ जाएगी। कौन से डायरेक्शन में है, जे केप में। फिर के केप में माइनस 3mx जेड और x अपॉन आर की पावर 5 के केप आएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करें तो पहला तो एजिटिव माइनस 3my, इसकी बात कर रहा हूँ, 3my और x बाहर आ गया, तो 3my x बाहर आ गया, y के रिस्पेक्ट में है तो y और अपॉन r की पावर 5। तो डायरेक्शन आई केप। इसमें y वाले 2 पार्ट होंगे, y वाले 2 पार्ट कौन से होंगे, प्लस एम वाई, वाई का 1 हो गया, आर क्यूब रहेगा नीचे, और जे केप। ठीक है, फिर माइनस 3my और y है, तो y तो बाहर रहेगा, और y के रिस्पेक्ट में है तो y स्क्वायर होगा, और की पावर 5 होगी। सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गई। थर्ड माइनस एम जेड और जेड स्क्वायर,
वाई की साइड, ये वाई के रिस्पेक्ट में है अभी, एम जेड वाई 3 आर की पावर 5। वाई वाले कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। अब जेड वाले, तो फर्स्ट जेड में -3 mz x, तो जेड अपॉन R5 कंपोनेंट, जिसे आई केप क्या आ गया, जे केप के केप हो गया, आई केप आ गया, इसमें जे केप की 2 टर्म और एक के केप की टर्म। तो फर्स्ट ये आई केप की टर्म है, फिर ये -3 mz y और z अपॉन R5 जे केप। लास्ट वाली के 2 होंगे, पहला +mz अपॉन R3 के केप, माइनस दूसरा 3mz z स्क्वायर अपॉन R5 के केप। अब इसमें 3 टर्म तो देखो, एक तो फर्स्ट ये, एक my की और एक mz की, इन तीनों टर्म को एक जगह ले लें, -μ0/4π, तो तीनों तो r³ तो कॉमन आ जाएगा और वेक्टर m/r³ बन जाएगा, mx i केप, my j केप, mz के केप, तो m/r³ बन जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म जो बच गई, इनमें अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 2 का प्रोडक्ट है ये। तो मैं देखो यहाँ माइनस तो सब में है, 3 सब में है, बाहर ले लो, r की पावर 5 भी सब में है, r की पावर 5 भी सब में एग्जिस्ट है। अब अपन m के साथ में और r के साथ में डॉट प्रोडक्ट रिलेशंस देखते हैं। पहले आई केप वाला देखते हैं, आई केप के कितने कंपोनेंट है इसमें, तो ये रहा एक, तो ओके, फिर आई केप ये रहा, ये रहा, 3 टर्म है, आई केप की भी, जे की भी 3 है, के भी 3 है। इन तीनों टर्मों में 3/R5 तो अपने कॉमन ले लिया, आई केप भी अपन कॉमन ले लेंगे, आई केप और x भी कॉमन आ जाएगा, आई केप x भी कॉमन आ जाएगा। तो अब क्या बचेगा, देखो पहले में x mx बचेगा, दूसरे में माइनस कॉमन ले लिया मैंने, y my बचा है, तीसरे में z mz बचा है और x ik बचा है, हो गई 3 टर्म एक जगह। ऐसे ही जे केप वाली तीनों लें, तो उसमें जे केप में वाई जे केप सब में आएगी, ये हुई, और एक ये वाई जे केप सब में आएगा, और वो फिर x mx y mx z mz और y जे केप, प्लस ऐसे ही बचेगा x mx y my z mz
और जेड के। यदि इन सभी टर्म्स का अपन इस टाइप से कॉम्बिनेशन बना लेते तो अपने पास ये आ जाएगा। माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहली टर्म तो एम अपॉन आर क्यूब था ही, ठीक है। इनमें 3 में कॉमन और आ जाएगा ये, और इसको अपन एम डॉट आर कह सकते हैं, एम डॉट आर, एम डॉट आर, एम डॉट आर, ए डॉट बी में कंपोनेंट्स प्रोडक्ट हो जाते हैं, फिर एक्स आई के वाई के जे के बचा है तो उसको वेक्टर आर लिख सकते हैं और अपॉन आर क्यूब। तो मैं इसको अपन चाहे माइनस को अंदर ले जाएं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3 एम डॉट आर, आर आर वेक्टर में है, अपॉन आर 5 है, आर 5 और माइनस एम अपॉन आर क्यूब। ये अपने पास एक वेर आर डैश इजकल टू नॉट आर, मतलब आवर ऑब्जर्वेशन नॉट इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तभी वैलिड है ये, नॉट द आर डैश बराबर 0 पर वैलिड नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पर अपने पास आर डैश बराबर 0 पर नॉट वैलिड दिस एक्सपेंशन। मतलब इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीजन के लिए अपन क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज्ड फॉर्म के कारण यूनिफॉर्मली जनरेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ओनली फॉर द एक्शनल पॉइंट एग्जिस्ट है, और एक्शनल पॉइंट के लिए एक लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का एक्सपेंशन और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंशन इस टाइप से ड्राइव कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर आर डैश बराबर नॉट 0 पर, आर डैश बराबर 0 पर ये वैलिड नहीं है, मतलब आर डैश बराबर आर पर इनसाइड द रीजन पर, जैसे डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी में अपनी लेगी आर डैश बराबर नॉट आर का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट लाइज इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या करंट डिस्ट्रीब्यूशन रीजन। उसके लिए अपन ने एक अलग फेनोमेना के द्वारा यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो ओनली वैलिड होगी कहां पर, इनसाइड रीजन ऑफ सोर्स, जब हम यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज स्फीयर के अंदर भी इसका एक्सपेंशन करता है। ठीक है, मतलब ये अपने पास 2 टॉपिक कंप्लीट हुए कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंशन फॉर द सर्कुलर करंट लूप डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फॉर द लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यदि स्पेशली नेम आए कि ड्राइव द एक्सपेंशन ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल फॉर लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें भी करंट सर्कुलर करंट इज आल्सो भी लोकलाइज्ड, लेकिन अपन को लोकलाइज करंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक फाइनाइट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मान के उसे मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में वेक्टर पोटेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट करना है, उसकी वैलिडिटी बतानी है यार इज वैलिड ओनली आर डैश बराबर नॉट 0 पर। और उसके बाद में अपन दूसरा सर्कुलर करंट के लिए स्पेशली हो तो उसको अपन एक स्पेशली प्लेन में एज्यूम करके उसके वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेंशन ड्राइव कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसे अपन माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें किसी मीडियम का, तो अपन रिजल्ट जैसे अपन एक वहां पर जाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉन्डरेबल रीजन में जाएं जहां अपन ने मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डिफाइन किया था, D इक्वल टू एक कैपिटल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये कहलाता है मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो यहाँ पर भी अपने पास एक 3 क्वांटम, यहाँ रिलेशन है किसी इसमें डी ई एंड पी में, जहाँ ई तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पी इज द पोलराइजेशन डेंसिटी. All are not have the same dimension, but D and P are have the same dimension, but E is different from this, from these. इन दोनों से डिफरेंट है. तो यहाँ पर अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी 3 क्वांटिटी है. इसको कैसे डिफाइन किया था अपने कि उस मीडियम को पॉन्डरेबल मान के, किसमें फ्री चार्ज डेंसिटी भी एज्यूम की और एक बॉन्ड चार्ज डेंसिटी भी एग्जिस्ट की. दो टाइप की चार्ज डेंसिटीज के कारण रिजल्टेंट फील्ड एक्सपेंशन ड्राइव किया था अपन. माइक्रोस्कोप के लिए यदि अपन स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड या जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जनरेट बाय द नियर अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूट अनदर पोलराइज एटम्स भी इफेक्टिव करते हैं. लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए एक रिजल्टेंट माना जाता है कि रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा इन द फ्रॉम द इस मीडियम सीट के ऊपर. तो वैसे अपन मैक्रोस्कोपिकली मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी जो एक मैग्नेटिक फील्ड B, एक मैग्नेटाइजेशन फील्ड H और एक अपने पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी M, जो स्मॉल m मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डिफाइन करते हैं, और कैपिटल M मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है. मतलब मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम. कैपिटल M बराबर होता है समीशन M टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मीडियम एंड डिवाइड द वॉल्यूम V. तो अपन यहाँ यदि मीडियम की बात करें, मैग्नेटोस्टैटिक मटेरियल मीडियम की बात करें, तो उसमें जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन बाय द ऑल कंसिस्टिंग स्मॉल मोलिकुलर्स आर रेस्पॉन्सिबल. स्मॉल मोलिकुलर्स में इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्विंग चार्ज है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो अपन माइक्रोस्कोपिकली देखें, ईच एटम या कंसिस्ट मोलिकुलर्स ऑफ द मीडियम आर कंट्रीब्यूट इन रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मीडियम. तो अपने हाँ वो इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड आर अलाइंड रैंडमली शो cancel each other of magnetic moment, so behave as a unmagnetized. But when external field is applied, then they are line up along to field, then generate a magnetic. एक अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं. तो अपन माइक्रोस्कोपिकली मैक्रोस्कोपिकली एक स्ट्रॉन्ग इक्वेशन डेल डॉट बी, चाहे अपन माइक्रोस्कोपिकली दें इज ऑलवेज जीरो. Strictly follow the मैग्नेटोस्टैटिक इक्वेशन डेल डॉट बी इज द ऑलवेज जीरो. या मैक्रोस्कोपिकली देंगे तो भी डेल डॉट बी इज जीरो. ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है लोग. तो अपन माइक्रोस्कोपिकली इक्वेशन जनरेट करने के लिए अपन मीडियम में मान लीजिए पर यूनिट नंबर ऑफ द एटम इज द मीडियम इज द n एंड ईच एटम इज हैज द मैग्नेटिक मोमेंट इज द I. देन मैग्नेटिक मोमेंट m ऑफ द मीडियम इज n स्मॉल mi. ये समीशन ith पार्टिकल का लेंगे, ith पार्टिकल का मोमेंट m I ले लें तो समीशन m n I. मतलब यूनिफॉर्म समीशन अपन n कर दिया तो आ जाए प्लस हो जाएगा कि अपन mi और यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक मोमेंट m प्रोसेस करते हैं. तो n पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोलिकुलर्स है तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इंटेंसिटी कैपिटल M बराबर n mi हो गया. ठीक है. तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट m के कारण भी यहां जो रिजल्टेंट फील्ड V है रिजल्टेंट फील्ड इज सम ऑफ फ्री कंडक्ट करंट
conduct carriers, some of free conduct carriers filled and magnetized atoms generate field। दो टाइप का फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें फ्री करंट कंडक्शन करंट भी होगी जे, और एक बॉन्ड करंट कंडक्शन करंट भी होगी, इसको अपन मैग्नेटाइजेशन करंट बोलते हैं। तो इसमें दो टाइप की मैग्नेटिक मटेरियल में दो टाइप की करंट डेंसिटी का कंट्रीब्यूशन माना जाता है, एक फ्री चार्ज कैरियर्स की करंट डेंसिटी और दूसरा बॉन्ड जो चार्ज है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स हैं उनके कारण इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन करंट। तो दोनों के कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट जो बी है, माइक्रोस्कोप के लिए देखें तो अपन जो बी है वो उसका एक्सपेंशन दो टर्म्स में होगा, ठीक है। तो आगे अपन यहाँ क्या एज्यूम करके चलेंगे नेक्स्ट में कि यहाँ मैग्नेटाइज मीडियम के अंदर अपन दो टाइप का फील्ड जनरेशन एज्यूम करेंगे मीडियम के अंदर, और वो दो टाइप का फील्ड जनरेशन तो फ्री कंडक्शन करंट डेंसिटी के कारण एक बॉन्ड करंट डेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन करंट इन द मीडियम। और मैग्नेटाइजेशन करंट का मतलब है कि वो एटम्स के अंदर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस है वो रिवॉल्विंग के कारण मैग्नेटिक मोमेंट प्रोसेस करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इन दोनों के एक्सपेंशन के द्वारा अपन क्या कर लेंगे, एक मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको सिमिलरली इन द पॉन्डरेबल मीडियम में दो चार्ज की चार्ज डेंसिटी, फ्री एक्सेस चार्ज डेंसिटी, बॉन्ड चार्ज डेंसिटी के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करके अपन ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन एस्टेब्लिश किया था, तो वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी एक मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन का एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।